हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और आज हम लोग एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे हेडिंग देख रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। तो इस हेडिंग से ही आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। आज हम लोग किसी थिंकर्स के बारे में चर्चा नहीं करने वाले हैं। आज हम लोग सोशियोलॉजी की किसी अन्य टॉपिक पे हम लोग चर्चा नहीं करने वाले हैं। सब्जेक्ट रिलेटेड कोई चर्चा आज नहीं होने वाली है, बल्कि आज एग्ज़ाम रिलेटेड चर्चा होने वाली है। और आप लोगों में से कुछ साथी थे हमारे जो रिक्वेस्ट किए थे कि मैम प्लीज़ एक बार सिलेबस को यूपी पीजीटी का, खास करके मैं बता दूं, यूपी पीजीटी के सिलेबस को हुआ था कि एक बार और डिस्कस कर दीजिए और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है एक बार आप बता दीजिए। तो जब चूँकि मुझे ही कहा गया है बताने के लिए, तो मैं अपने आप को आप लोगों के जगह पे रखती हूँ और मैं ऐसे डिस्कस करूँगी कि जैसे मुझे ही पीजीटी का एग्ज़ाम देना है। तो अगर मुझे यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम देना होता तो मैं क्या करती। इसके लिए चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि आखिर में तैयारी कैसे होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला पॉइंट आता है। पहला पॉइंट ये आता है कि आप लोग चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम है उसके लिए बीए और एमए तो पक्का हुआ रहता है। तो जो बीए और एमए के कंटेंट है, चाहे आप लोग जिस यूनिवर्सिटी से, जिस कॉलेज से, जहाँ से भी आप लोगों ने किया है, तो जो भी कंटेंट है एटलीस्ट उतना तो प्रिपेयर होता ही है, क्योंकि हम अपने ग्रेजुएशन में पढ़े होते हैं, अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़े होते हैं। तो उतना कंटेंट तो उम्मीद होती है कि इतनी तो हम नहीं भी, अगर बहुत अच्छे से नहीं तैयार है फिर भी हम पढ़े हैं, क्योंकि हमने एग्ज़ाम दिया है तो हमने पढ़ाई ही है। तो ये कंटेंट जो है वो हमारा रेडी होना चाहिए, क्योंकि अगर हम सिर्फ 2 महीने में एग्ज़ाम कोई फाइट करने की बात कर रहे हैं तो एटलीस्ट कंटेंट तो हमारे रेडी होने चाहिए। हमको बात ये है आपकी 2 महीने में हमको किस तरीके से स्मार्टली रिवीजन करना है, उसको किस तरीके से अपने माइंड में रखना है, ये समझने की ज़रूरत है। तो पहली चीज़ ये है कि आप लोग अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के जो कंटेंट है उनको अगर अभी भी नहीं आप लोगों ने कवर किया है तो जितनी जल्दी हो सके उसको सही से पढ़ के समझ के, रटना नहीं है, पढ़ के समझ के नोट्स बनाते हुए आप लोग उसको प्रिपेयर कर जाइए। दूसरी बात ये आती है कि जो भी आप लोग एग्ज़ाम दीजिए, चाहे वो पीजीटी का एग्ज़ाम होता है, चाहे यूपी एचईएससी का एग्ज़ाम होता है, या फिर नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम होता है, तो जो भी एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम का सिलेबस आप लोगों के पास ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि सिलेबस जो होता है वो हालांकि पूरे एग्ज़ाम को कवर नहीं करता है, ये आप लोग गलतफहमी में कभी मत रहिएगा। हालांकि इनडायरेक्टली वो कवर करता है। हमें ऐसा लगता है कि अरे ये कैसे क्वेश्चन पूछ दिया, ये तो था ही नहीं, सिलेबस में ही नहीं था, सिलेबस से बाहर पूछ दिया, ये हमारी गलतफहमी होती है। हाँ, सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस ये है कि हमें ये नहीं पता रहता है कि वो सिलेबस के अंदर है या फिर नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम पहला टॉपिक देखें, समाजशास्त्र का अर्थ, विषय वस्तु और क्षेत्र, तो ये हमको ऐसा लगेगा ये तो बहुत ही ईजी है, ये तो हमको ही पता है समाजशास्त्र का मीनिंग क्या होता है, इसका जो विषय वस्तु है या क्षेत्र है वो क्या है, समाजशास्त्र की कैसे उत्पत्ति हुई है, कैसे इसका विकास हुआ है, ये सब का सब तो हमें पता है, ऑलरेडी हम इसको हज़ारों बार पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे आखिर में इस टॉपिक से पूछा क्या जाएगा ये हमें जानना ज़रूरी है। तो इसमें मेनली अगर देखा जाए तो क्या पूछा जाता है, समाजशास्त्र को किन किन थिंकर्स ने किस वे में लिया है, उनके डेफिनेशन क्या हैं, या उनके इस पे कोट क्या है, कथन क्या है, या किसके विचार कैसे रहे समाजशास्त्र को लेके। तो जैसे कि एम.एल. दरखाइम की बात करें तो एज ए साइंस लेते हैं, वहीं पे अगर हम जी.एस. मीट की बात करें, चार्ल्स कूले की बात करें, तो उन लोगों को देखेंगे तो वो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की तरफ चले जाते हैं। या फिर हम वहीं पे सीमिल की बात करें, जॉर्ज सीमिल की, तो वो अलग तरीके से चले जाते हैं। तो अलग अलग थिंकर्स ने आखिर में सोशियोलॉजी को या समाजशास्त्र को किस वे में देखा है ये समझने की ज़रूरत है। आगे हम लोग देखते हैं कि जैसे कि थिंकर्स के बारे में दिया है कि अब सबसे पहले अब हम लोगों को ये लगेगा कि अच्छा ये सिलेबस है, सिलेबस में हमें सिर्फ हाफ पेज का ये सिलेबस दिख रहा है। क्या आप लोगों को लगता है कि 125 क्वेश्चन ये हाफ पेज के सिलेबस से आता है? तो एक तरीके से अगर आप लोगों को लगे कि हाँ बस पॉइंट टू पॉइंट रहेगा तो ये 125 क्वेश्चन सिलेबस से ही आता है,
सिलेबस से ही आता है, ये फैक्ट है। लेकिन वो क्वेश्चन कहाँ से पूछ दिया जाता है वो हमें समझने की ज़रूरत होती है। तो जैसे कि अभी यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाती हूँ कि आगस्ट काम्टे हैं या फिर हर्बर्ट स्पेंसर हैं, एमिल डर्कहाइम हैं, मैक्स वेबर हैं। तो क्या आप लोगों को लगता है कि आगस्ट काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, एमिल डर्कहाइम और मैक्स वेबर के बारे में पूछेगा, कार्ल मार्क्स के बारे में नहीं पूछेगा, विल्फ्रेडो पैरेटो के बारे में नहीं पूछेगा? तो यहाँ पे हमें ये समझने की चीज़ है कि मेन थिंकर्स के नाम इन्होंने दे दिए हैं कि हाँ, इनसे तो हम क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेंगे ही पूछेंगे। लेकिन अब जब अगर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे सामाजिकरण की बात आप लोग कर लीजिए, सामाजिक नियंत्रण की, सामाजिक परिवर्तन की बात करिए, सामाजिक स्तरीकरण की, समुदाय, संस्था, समिति, इन सब की जब हम बात करेंगे, बहुत सारे थिंकर्स इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। मैकआइवर पेस हैं, बोगार्डस हैं, तरह तरह के जो अलग अलग फील्ड से रिलेटेड जो थिंकर्स हैं वो इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो हम इस गलतफहमी में बिल्कुल नहीं रहेंगे कि हमें सिर्फ काम्टे, स्पेंसर, दर्कहीम और वेबर के बारे में पढ़ लिया तो हमारा जो थिंकर्स वाला पोर्शन है वेस्टर्न थिंकर्स का वो तो कंप्लीट हो गया। तो इस गलतफहमी में आप लोगों को नहीं रहना है। ओके, अब यहीं पे सेम कंडीशन अप्लाई होता है कि इंडियन थिंकर में श्री अरबिंदो के बारे में है, गांधी के बारे में, राधा कमल मुखर्जी, भगवान दास। तो ये 3-4 थिंकर्स इसमें दे दिए हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि जी एस घुरिये के बारे में नहीं पूछा जाएगा, एम.एन. श्रीनिवास के बारे में नहीं पूछा जाएगा, या एस.सी. दुबे के बारे में नहीं पूछा जाएगा, या इरावती कर्वे के बारे में नहीं पूछा जाएगा, या फिर मजुमदार के बारे में नहीं पूछा जाएगा? तो ऐसा नहीं है। पूछने को तो वो सारे थिंकर्स के बारे में पूछते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो पक्का इनसे पूछ दिए जाते हैं। इसलिए अपने आप में ये थिंकर्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कि 2-4 क्वेश्चन, जैसे कि 2 क्वेश्चन है गांधी पे भी पूछ दिए जाएंगे, 2-3 क्वेश्चन जो पक्का है वो अरबिंदो पे या R.K. मुखर्जी पे पूछ दिए जाएंगे, 1 क्वेश्चन भगवान दास पे। मीन्स ये है कि इन थिंकर्स में पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन रहेगा, इसलिए हमें इनके बारे में जानना ज़रूरी है। अब थिंकर्स की बात आती है तो थिंकर्स में हमें क्या जानने की ज़रूरत है? तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि थिंकर्स में क्या हमें बहुत कुछ जानना है? नहीं, एक इंसान है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग सोचिए, जैसे कि आप लोग अपने रिलेशन में ले लीजिए कि जैसे आपकी बुआ हों या आपकी मौसी हों या चाचा हों या फूफा हों या दादाजी हों, जो भी हों। तो एक पर्सन के बारे में आप क्या जानेंगे? यही जानेंगे जब से उनका जन्म हुआ और उनकी मृत्यु तक उन्होंने क्या क्या किया है। हम उन्हें जानते हैं तो किस लिए जानते हैं, किस किस बातों के लिए। कुछ ऐसे इंसिडेंट, कुछ ऐसी घटनाएं उनके साथ हुई रहती हैं जिनको हम याद रखते हैं और उससे उनको जानते हैं। तो सेम यही सिचुएशन आप लोग क्या करिए, ये जितने थिंकर्स हैं उनको अपने रिलेटिव्स बना लीजिए कि हमारे ये सारे रिलेटिव्स हैं, हम जिनको जानते हैं, क्योंकि नेचुरल सी बात है जानते हैं, क्योंकि समाजशास्त्र में हम इन्हें पढ़े हैं तो जानते भी हैं। तो आप लोग ये सोचिए कि ये जितने थिंकर्स हैं ये हम इनको जानते पहचानते हैं, बस हमें जानना ये है कि इन्होंने समाजशास्त्र में क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया है। बस इसको, चूँकि इतने सारे थिंकर्स होते हैं तो हमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो बस हमें वही याद रखना है कि इन्होंने समाजशास्त्र में क्या अपना योगदान दिया है, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें क्या हैं। मेन जो है वो इंसिडेंट यही होता है, ये समाजशास्त्री जो है वो किस देश से बिलोंग करते हैं, किस स्कूल से बिलोंग करते हैं। इतना सब कुछ अगर समझ लिया तो ये समझ लीजिए कि थिंकर्स का लगभग 80% 90% आप लोगों का वैसे ही प्रिपेयर रहता है। क्योंकि जब अगर हम बुक्स की बात करते हैं तो आप लोगों को ये पता रहता है कि ये बुक्स जो लिखी गई रहती है, अगर डिटेल में आप लोग जब समझेंगे तो क्लियर होता है कि बुक्स कोई लिखी गई रहती है तो उनके अपने खुद के स्टडी पे ही लिखा गया रहता है, तो उन्होंने किस प्लेस का स्टडी किया है ये भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो थिंकर्स में हमें जो है ये कुछ भी नहीं, जस्ट आप लोग देखिए, थिंकर्स को पढ़िए, समझिए उनकी मेन कंट्रीब्यूशन क्या है, उन्होंने कहाँ पे स्टडी किया है, उन्होंने कौन सी बुक्स लिखी है, इतना ही जानने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, बाकी अगर हम बात करें और सारे फैक्ट्स की, तो जैसे कि अगर हम विवाह की बात करें या फिर यहाँ पे आप लोग वर्णाश्रम की बात करें, धर्म, पुरुषार्थ, संस्कार, कर्म का सिद्धांत, हिंदू विवाह, संयुक्त परिवार, ये सारे टॉपिक जो हैं इनमें मेनली जो है आप लोगों को
सबसे पहले तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम मैक्सिमम जो है, जो कि हम भारत में ही रहते हैं और भारतीय परिप्रेक्ष्य में ही हमें ये जानने की ज़रूरत है, जो कि हम संयुक्त परिवार के बारे में हम जानते हैं, उसकी विशेषताएं जानते हैं हम लोग, संयुक्त परिवार में क्या होता है। हमको जस्ट एक बार हम लोग पढ़ लिए, समझ लिए तो हम क्लियर हो जाएगा कि हाँ, अगर कोई नाभिकीय परिवार है यानी इंडिविजुअल परिवार है, फैमिली है, या फिर कोई जॉइंट फैमिली है, तो उसके क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं, ये सब हम लोगों को पता होता है, क्योंकि हम लोग उसी लाइफ को जी रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होती हैं। हमें याद करने की ज़रूरत क्या होती है, ये ज़रूरत है कि अभी जैसे संयुक्त परिवार की बात हुई या हिंदू विवाह नातेदारी की बात हुई, तो इस पे किस थिंकर्स ने अध्ययन किया है, कौन थिंकर जो है वो इससे रिलेटेड है, ये हमें समझने की ज़रूरत होती है। तो आप लोगों को जैसे कि अगर मान लेते हैं इरावती कर्वे हैं, तो इरावती कर्वे ने नातेदारी पे इन्होंने अध्ययन किया है। अब इरावती कर्वे ने नातेदारी पे अध्ययन किया है, तो उन्होंने कहाँ कहाँ अध्ययन किया है, उनके नातेदारी को लेके क्या पर्सपेक्टिव रहे हैं और उनका उनसे संबंधित क्या किताबें रही हैं, ये हमें समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे इस तरीके से जो अलग अलग थिंकर्स होते हैं वो यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो अब ये बात आती है कि हमको इसको कैसे याद रखना है। तो जैसा कि अब ये तो सिलेबस को ऑलमोस्ट हम लोग इतना समझ लिए कि किस तरीके से हमें सिलेबस को समझने की ज़रूरत है, उससे रिलेटेड हमें किस तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे ये है कि आखिर में हमको, चूँकि बहुत लंबा टाइम तो है नहीं, 1 साल का हमको प्रिपरेशन करना नहीं है, हमें 2 से 3 महीने हार्डली मिलने वाले हैं, तो उसमें हम किस तरीके से प्रिपरेशन करें। तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी, आप लोगों को अगर पहली बार लेक्चर देख रहे हूँ तो आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन ऑलरेडी मैं एक बार लेक्चर डाली हूँ, बहुत पहले का डाली हूँ कि सोशियोलॉजी पे नोट्स कैसे बनाएं। तो मैं आप लोगों को बताऊँ कि जब मैं अपना यहाँ कर्नाटका में, चूँकि मैं कर्नाटका में ही रहती हूँ, और फिर कर्नाटका में मैंने यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर का मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो मैंने अपने कुछ नोट्स बनाए थे। नोट्स क्या, इसको बोलेंगे, नोट्स भी नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे माइंड मैप बनाना। आप लोग जस्ट एक पेज लीजिए और पेज पे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जितने फैक्ट्स हैं 1 या 2 पेज में लेके आराम से नोट्स क्या बनाना है, जस्ट बोली माइंड मैप बनाना। माइंड मैप बनाइए, कैसे बनाना है वो मैं आप लोगों को बता भी देती हूँ। और आप लोगों को जो भी लगे कि कहाँ पे आप लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जैसे कि अगर हम लेडीज़ की बात करें तो हम लोग सबसे ज़्यादा अपना टाइम जो है वो किचन में स्पेंड करते हैं, खाना बनाते हैं, बहुत सारा टाइम हम लोगों को देना रहता है। तो जो किचन में हम जहाँ खाना बनाते हैं वहाँ सामने जो दीवार हो या कुछ ऐसा जो भी जगह हमें मिले, वहाँ पे हम एक माइंड मैप बना के किसी एक टॉपिक का और वहाँ पे चिपका दें, तब तक वो रहे जब तक कि हमारे माइंड में वो छप ना जाए। क्योंकि जब हम बार बार किसी इमेज को देखते हैं तो एक हमारे माइंड में इमेज बन जाती है और उसका एक एक पैटर्न हमारे माइंड में सेट हो जाता है कि राइट साइड में क्या था, लेफ्ट साइड में क्या था, ऊपर में क्या था, नीचे में क्या था। ये सारी चीज़ें हम, एक जैसे पिक्चर होता है तो पिक्चर में सपोज एक कोई सीनरी है तो उस सीनरी में कहाँ पे पहाड़ था, कहाँ पे पेड़ थे, कहाँ पे पानी बह रहा था, ये सारी चीज़ें माइंड में सेट हो जाती हैं। उसी तरीके से आप लोगों को माइंड मैप ही ऐसे ही बनाना है जो कि माइंड में सेट हो जाए। तो जैसे कि अभी हम फॉर एग्जांपल, ऑलरेडी मैं इस पेज को पहले मेंशन कर चुकी हूँ, आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिलेबस में जैसे कि बताया आप लोगों को कि समासशास्त्र का अर्थ, तो समासशास्त्र का अर्थ हम कैसे यहाँ पे एक माइंड मैप की तरह कैसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि सोशियोलॉजी का डेफिनेशन कैसे होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कुछ थे, अभी मैं काइबर एवं पेश बस इतना लिख दिया है, सामाजिक संबंधों का जाल। यह सिर्फ आप लोग वेब अगर लिख दिए तो भी समझ में आ जाएगा कि हाँ, वेब ऑफ सोशल रिलेशंस जो है वो मैकाइवर एवं पेज का है। या फिर अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं कामटे का, तो कुछ नहीं, सोशल ऑर्डर एंड प्रोग्रेस की बात करते हैं। तो ऐसे ही जस्ट मानव संबंधों का विज्ञान रॉस का है। तो ये एक पेज मैंने यहाँ पे, ये मेरी किचन की डोर पे चिपका हुआ है, आज भी है। हालांकि एग्ज़ाम दिए हुए मुझे काफ़ी समय हुआ, लेकिन वो आज भी मेरे किचन की डोर पे वैसे ही चिपका हुआ है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि कहीं से आते जाते नज़र पड़ जाती है, और कितने सारे, कम से कम मान लीजिए कि 15-20 थिंकर्स आराम से आप इंक्लूड करके और उनके की टर्म के साथ जस्ट आप डाल दीजिए। सोशियोलॉजी की डेफिनेशन आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बार बार हम इमेजेस को देखते हैं और बार बार उसको बाय हार्ट करते रहते हैं।
तो अभी जैसे यहाँ पे है लचीला विज्ञान, कार्ल बर्टन, तुरंत माइंड में आ जाएगा। या फिर अभी जैसे कि मुझे इंग्लिश में मैंने यहाँ पे लिख दिया था इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन, तो ये मैक्स वेबर से संबंधित है। तो इस तरीके से आप लोग चाहिए तो एक एक पेज का, एक एक टॉपिक का आप लोग माइंड मैप बना के, और जहाँ पे आप लोगों का लगता है सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है, चाहे वो किचन हो, चाहे आपका रूम हो, वहाँ पे आप लोग कहीं भी लगा सकते हैं। अभी नेक्स्ट पेज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आप लोग देखिए समाजशास्त्र का क्षेत्र एवं विषय वस्तु, तो इसको भी मैंने अलग अलग तरीके से यहाँ पे देखिए आप लोग समन्वयात्मक संप्रदाय जो है और स्वरूपात्मक संप्रदाय, उसको मैंने अलग अलग कैटेगराइज कर दिया है। उसमें थिंकर्स के नाम लिख दिए हैं, कौन कौन से थिंकर्स जो हैं वो किस संप्रदाय से आते हैं। बाकी उसके बाद से समाजशास्त्र का जो क्षेत्र और विषय वस्तु है उसको किसने किस किस तरीके से बांटा है, तो उसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो जस्ट जब एक बार नज़र पड़ती है तो समझ में आता है कि हाँ कैसे हमें इसको समझने की ज़रूरत है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखिए लेस्टर वार्ड को देख लीजिए, शुद्ध और व्यवहारिक, बस इतना ही है। तो जब भी हमारे माइंड में कभी हम बार बार चूँकि देखते हैं तो माइंड में जब इमेज आती है तो ऐसा रहता है कि हाँ कुछ ऐसा तो था, तो हम एक अपने करेक्ट आंसर के काफ़ी करीब होते हैं। ओके, नेक्स्ट ऐसे ही आप लोग यहाँ पे कम्युनिटी का देख सकते हैं, समुदाय की जो परिभाषा दी गई है किस किस थिंकर्स के द्वारा कैसे दी गई है, तो इसको मैंने यहाँ पे एक माइंड मैप की तरह बना के, सब हमारे डोर पे ही चिपके हुए हैं, चाहे वो मेरे बेडरूम का रहता है चाहे किचन का है। मैं आप लोगों को दो इमेज और दिखाती हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। एक यहाँ पे, हाँ ये आप लोग देख सकते हैं, मेरा काम ऐसे ही है। देखिए आप लोग, ये भी मेरे डोर पे चिपका हुआ है, और ये मैंने कहाँ पे चिपकाया है, जब मैं जहाँ पे जैसे कि मैं सुबह उठ के ब्रश करने की जो जगह होती है तो वहाँ पे जो डोर है मैंने वहाँ चिपका रखा है इसे। हालांकि अब मैं एग्ज़ाम जिस समय था उसी समय का चिपका हुआ, मुझे उसे हटाने का भी मन नहीं करता है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है देख के। तो आप लोग देख सकते हैं उसी में छोटा 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 करके, और मैंने इसे एक कल्चर के बारे में अलग अलग थिंकर्स ने क्या कहा है, चूँकि कल्चर एक बहुत ही ब्रॉड हो जाता है, लेकिन फिर भी मैंने एक पेज पे इसे मेंशन किया था। और आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से आप लोग अपने तरीके से आप लोगों को, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैं माइंड मैप बनाऊँ वैसा ही आप लोगों के लिए भी सूटेबल हो, इसलिए आप लोग अपने तरीके से, आप लोग अपने कंफर्टेबल के अनुसार, अपनी सहूलियत के अनुसार अपने लिए, लेकिन माइंड मैप ज़रूर बनाइए। आप लोग एक एक टॉपिक का लेके माइंड मैप बना के जस्ट आप लोग वॉल पे या फिर डोर पे आप लोग उधर चिपका दीजिए, और आराम से आप लोग उसको देखिए, समझिए। बार बार नज़र के सामने पड़ता रहता है, कहीं से आते होते अपने माइंड में कोई थिंकर्स आया, अच्छा वहाँ से गुजरते हुए इस थिंकर्स ने क्या कहा था, अच्छा ठीक है, तो वो आपने देख लिया, क्रॉस चेक भी हो जाता है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐसे ही प्रिपेयर हो जाती हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कल्चर के बारे में मैंने बनाया था एक माइंड मैप, आप लोग कास्ट के बारे में देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने कुछ यहाँ पे दिया है। जैसे कि यहाँ पे एम एस श्रीनिवास ने कहा है कि सब कास्ट इज़, क्या लिखा है मैं मुझे ही नहीं क्लियर, हाँ सब कास्ट इज़ द रियल यूनिट ऑफ कास्ट सिस्टम। चूँकि बहुत छोटे छोटे लेटर्स हैं और मैंने यहाँ पे भी बहुत छोटा है तो इसलिए कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो इन्होंने कहा है कि सब कास्ट इज़ द रियल यूनिट ऑफ द कास्ट सिस्टम। तो जस्ट हमको कुछ नहीं पता रहता है, अगर हम रियल यूनिट याद रखते हैं या फिर सब कास्ट की बात करते हैं तो ये एम एन श्रीनिवास का कोट हो जाता है। वहीं पे अगर हम मैक्स वेबर की बात करें तो इन्होंने हालांकि इनका अपना जो कथन है वो अपने थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन सिर्फ क्या है, क्लोज स्टेटस ग्रुप या फिर क्लोज्ड कम्युनिटी, अगर हमने सिर्फ इतना लिख लिया तो समझ में आ जाता है कि ये मैक्स वेबर का है। तो क्लोज स्टेटस ग्रुप किसने कास्ट को कहा है, ये मैक्स वेबर ने किया है, या फिर क्लोज्ड कम्युनिटी किसने कहा है, तो मैक्स वेबर ने कहा है। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे तो थोड़ा सा आप लोग डेली, कुछ नहीं है, डेली आप लोग एक एक जब माइंड मैप प्रिपेयर करेंगे आप लोग तो आप लोगों को भी वो चीज़ें याद होती जाएंगी। तो इस तरीके से मैं यही सजेस्ट करूँगी कि थिंकर्स को किस तरीके से तैयार करना है ये भी मैं बता दी
किस तरीके से बाकी जो टॉपिक्स हैं, क्योंकि अभी कास्ट में क्या है, आप लोगों को कास्ट की विशेषताएं पता हैं, कास्ट क्या है ये भी पता है। तो ये सारी चीज़ें तो नॉर्मली हमें पता है, क्योंकि हम कास्ट को देख रहे हैं, कास्ट को जी रहे हैं। लेकिन कास्ट के बारे में दूसरे थिंकर्स ने क्या कहा है वो हमारे लिए कन्फ्यूजिंग है। तो अब हमको जस्ट उनके जो कथन है उसको एक माइंड मैप की तरह बना के समझना है। और आप लोग को मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग जो बार बार एक कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आप लोग बार बार उसको अपने सामने लाते रहिए। जितनी आप लोग रिवीजन करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप लोगों की प्रिपरेशन होगी। तो अभी 2 महीने का टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है। और आप लोग बस इतना कॉन्फिडेंस रखिए कि मैं अच्छे से तैयार कर लूँगा। अपनी हमारी खुद की स्ट्रैटेजी है, मैं इसके अकॉर्डिंग चल के, और मुझे जो सिलेबस है, सिलेबस तो आप लोग कवर करेंगे ही करेंगे। सिलेबस की बात करें तो मैं ये भी यहाँ अब टॉपिक उठाए तो मैं ये भी बता दूं कि जैसे कि आप लोगों को कोई भी किसी भी कोचिंग सेंटर से या आप लोगों को पेड क्लासेस से जो कंटेंट मिल जाते हैं, तो कंटेंट तो आप लोगों को भर भर के मिलते हैं, नो डाउट है। लेकिन आप लोगों को क्या वो सारे कंटेंट प्रिपेयर हो पाते हैं, यह आप लोगों के लिए एक मुख्य मुद्दा होता है। तो आप लोगों को कंटेंट सिर्फ मिलने से याद नहीं हो जाएगा। आपके पास सपोज भर भर के कंटेंट है तो आप लोग सारे कंटेंट को याद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके भी एक माइंड का लेवल है, हमारे अंदर भी एक मेमोरी का स्टोरेज क्षमता है कि हम इतनी सारी चीज़ें ही अपने माइंड में रखेंगे, नहीं तो लगता है अदरवाइज़ माइंड जो है वो फट जाएगा। अब इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं, एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, कंटेंट है ओके है, मानती हूँ, लेकिन आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप लोग टॉपिक्स को समझेंगे नहीं तब तक आप लोगों की कंटेंट किसी काम का नहीं है। हम सिर्फ बाई हर्ट करके सिर्फ हम उसको बस रट रहे हैं, बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्योंकि सपोज एग्ज़ाम में अगर थोड़ा सा क्वेश्चन में ऑप्शन चेंज कर दिया तो आप लोग वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को जो भी पढ़ना है समझ के पढ़िए। मैं बार बार यही कहती हूँ कि एमसीक्यू के जो क्वेश्चन होते हैं उस पर आप लोग ज़्यादा फोकस नहीं करिए, बल्कि थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करिए। अगर आप लोग थ्योरी पे एक बार अगर आप लोग खुद सेल्फ चेक करके देखिएगा कि आप लोग थ्योरी पे यदि फोकस करते हैं बहुत अच्छे से, आप लोगों का थ्योरेटिकल पोर्शन अगर प्रिपेयर है तो एमसीक्यू के आप लोग कोई भी मार्केट से बुक ले आइए। मैक्सिमम बुक्स जो होती हैं उनमें ऑप्शंस जो होते हैं इनकरेक्ट होते हैं, और आप लोगों को वहाँ पे ये कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि मैंने जो पढ़ा था वो सही था या फिर यहाँ जो ऑप्शन दिया है वो सही था। तो इसलिए पहले आप लोग थ्योरी अपना कंप्लीट करिए। थ्योरी आप लोगों की तैयार बहुत होनी ज़रूरी है, क्योंकि थ्योरी अगर आप लोगों की तैयार रहेगी तो क्वेश्चन कैसा भी पूछ दिया जाए आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसलिए बार बार मैं कहती हूँ कि अपना ओन स्टाइल बनाइए पढ़ने का। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि जितने हमें कोचिंग से या पेड क्लासेस से कंटेंट जो मिल गए हैं वो हमारे लिए सफिशिएंट है और मैंने उतना बाय हार्ट कर लिया तो मैं तैयार कर लूँगा। तो ये एक बहुत ही लॉजिकल पॉइंट होता है कि आप लोग सोच के देखिए कि मैक्सिमम जितने बच्चे किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करते हैं तो क्या सभी के सभी बच्चों का निकल जाता है? तो नहीं। जिनका अपना खुद का ओन स्टाइल है कि हमें अपने सही तरीके से 1 मिनट थोड़ा सा लाइट का इशू हो गया है। हाँ, करंट चली गई थी। ओके, ठीक है। तो आप लोगों को अपनी खुद की ओन स्टाइल ढूंढनी पड़ेगी कि हमें किस तरीके से पढ़ना है, और जितनी तैयारी सब लोग कर रहे हैं उतनी ही आप भी कर रहे हैं तो कुछ नहीं होने वाला है। बेहतर है, आपको कंपटीशन का लेवल पता है, इसलिए आप लोगों को उस लेवल से आगे बढ़ के 4 कदम आगे बढ़ के आप लोगों को प्रिपरेशन करना होगा। यानी कि अपने लिए कोई भी चांस मिस करने की कोई भी नौबत नहीं आने देनी है। तो तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि ये एक्सक्यूज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि चलो ये टॉपिक कवर कर लेंगे, वो नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। टॉपिक तो आपको हर कोई टॉपिक कवर करना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है बार बार पढ़िए, समझिए। मैं भी आप लोगों से कहती हूँ कि यदि आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आता है तो आप लोग मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि मैम प्लीज़ आप इस पर एक लेक्चर बना दीजिए। और आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं पीजीटी का मैंने यूपी पीजीटी का मैंने स्टार्ट किया था
लेकिन बीच में में लगता है कि 2 मंथ्स तक तो लगभग ठीक ठाक चला। मैंने लेक्चर बनाए भी, कंटिन्यू फोकस किया मैंने यूपी पीजीटी को ही। लेकिन बाद में सिचुएशन ऐसी आई कि इतने ज़्यादा डिमांड आ गए कि मैम प्लीज़ इस पे लेक्चर बना दीजिए, इस थिंकर पे लेक्चर बना दीजिए। आप लोग अगर मेरी प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आप लोग देखेंगे इतने ज़्यादा थिंकर्स पे मैंने लेक्चर बनाए हैं कि मैं भी मतलब कि शायद उम्मीद नहीं की थी कि हाँ मैं इतने ज़्यादा थिंकर्स को कवर कर लूँगी। लेकिन चूँकि ये आप ही लोगों का प्यार है कि आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और आप लोग बोलते हैं कि मैम प्लीज़ एक इस थिंकर्स पे भी बना दीजिए, उस थिंकर पे भी बना दीजिए। और मैंने देखा कि फीमेल थिंकर्स पे भी बहुत सारे थिंकर्स पे मैंने बहुत बार ऐसा देखा कि जो कमेंट आया कि मैम प्लीज़ इन पे बना दीजिए। ऑलरेडी उन थिंकर्स पे मैं बना के और डाली हुई हूँ, पोस्ट की हुई हूँ लेक्चर। तो बहुत ज़्यादा थिंकर्स भी मैंने कवर किए हैं। लेकिन अब जाके अगेन जो है वो फिर से पीजीटी के भी कुछ जो भी थिंकर्स हैं या सिलेबस हैं उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आप लोग अपनी प्रिपरेशन जो है वो अपने लेवल पे कंटिन्यू रखिए। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का जो हम लोग डिस्कशन किए इससे आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प हो सकती है या थोड़ा बहुत आइडिया मिल सकता है कि हमें कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा आप लोग कि आप लोग जब भी कंटेंट पढ़ रहे हैं तो उसको ध्यान से पढ़िए। जहाँ पे कन्फ्यूजिंग है, जैसे कि कुछ बुक्स कन्फ्यूजिंग हो जाता है या कुछ थिंकर्स की जो थ्योरीज हैं वो कन्फ्यूजिंग हो जाती हैं, उनको उनमें माइनर डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है, उसको ज़रूर आप लोग नोट किया करिए। एक शॉर्ट नोट बनाइए आप लोग जिसमें कि आप लोगों को लगे कि जब एग्ज़ाम्स के एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाते हैं 10 या 15 दिन पहले, उतने टाइम में एक रिवीजन क्विक किया जा सके। तो एक इस तरीके का भी नोट्स आप लोगों के पास होना चाहिए जिसमें कि बाकी चीज़ें क्या होती हैं। जैसे अब मैं बताती हूँ, मैं प्रिपेयर करती हूँ तो क्या करती हूँ। मैंने एग्ज़ाम जब दिया था तो मैंने क्या किया था कि मैंने नोट्स बनाया। अब मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मैं जितनी बार एग्ज़ाम देती थी उतनी बार एक नई नोट्स बनाती हूँ, पुराने नोट्स पे बिलीव हट जाता है। और हालांकि वो मेरे पास होता है लेकिन मैं नई नोट्स बुक बनाती हूँ। मैं सेम वही टॉपिक्स को अगेन फिर से लिखती हूँ, मैं फिर से उसमें ऐड ऑन करती हूँ, नए जो कंटेंट होते हैं वो जोड़ती जाती हूँ। लेकिन जब प्रिपरेशन करने की बात होती है, नोट्स बन गया मेरा, ओके रेडी हो गया, मैं जब उसको पढ़ने लगती हूँ, एग्ज़ाम का जब टाइम आ जाता है पढ़ने लगती हूँ, तो उसमें से मैं फिर पेंसिल लेती हूँ और उसके बाद से पेंसिल से क्रॉस चेक करती जाती हूँ। अच्छा ये तो मुझे पता है, ये मुझे पता है, ये मुझे पता है। तो जो चीज़ें मुझे पता रहती हैं उनको एक बार मैं रिवाइज़ करती जाती हूँ। फिर उसके बाद से मैं जब दोबारा उस नोटबुक को पढ़ती हूँ तो मुझे ये रहता है कि ओके ये जितने पेंसिल से मैंने लगा चुके हैं ये तो ऑलरेडी मेरा क्रॉस चेक हो चुका है, मैं इसको जानती हूँ। फिर नेक्स्ट जो होते हैं उनको मैं देखती हूँ, उनमें से प्रिपेयर करती हूँ। तो उसमें क्या होता है, हमारा एरिया कम हो जाता है और तैयारी करने के लिए हमारे कम टाइम में भी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाती है। तो ये सारी कुछ टेक्निक्स हैं जो कि आप लोग अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी और अच्छे से आप लोग पढ़िए। आप लोगों के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। और इसी के साथ आज का डिस्कशन हम लोग क्लोज करते हैं। मिलेंगे अगले लेक्चर में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।